जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक, और आज के इस सेशन में हम रिवीजन करेंगे। और चूँकि आज संडे, तो हमने इस सप्ताह में जितना भी पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट, प्रेरक विचार या जीवन की किसी सीख के साथ। तो आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक साधु महात्मा होता है, और वो कहीं एकांत में जाके तपस्या करता है। उसके आसपास बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, है ना। एक प्यारा सा सुंदर सा तालाब है जिसमें हंस विचरण कर रहे हैं, आसपास पेड़ पौधे हैं, खुली हवा है, प्रकृति की सुंदर चीज़ों से घिरा हुआ है, और शांति में बैठ के अपनी तपस्या कर रहा है। कोई XYZ आता है और उससे कहता है कि मुझे है ना, मुझे हंस पकड़ना है। क्यों पकड़ना है इतना क्लियर नहीं, लेकिन उसको हंस चाहिए था। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। उसने तरह तरह के नुस्खे आजमाए, जो भी वो कर सकता था, है ना। मतलब जो भी दाना डालना वगैरह जो भी हम कर सकते हैं ना, जो भी वो कर सकता था ना, उसने किया, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस साधु महात्मा को या इस संत को कहूँ कि तुम मुझे एक हंस पकड़ करके दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास ये तुम्हारे इतने नज़दीक आ जाते हैं, तो तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम कर दो मेरे लिए। तो साधु ने कहा कि ठीक है ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। जिस दिन वो साधु इस मंशा के साथ गया कि आज जब हंस मेरे नज़दीक आएगा ना, तो मुझे उसे पकड़ना है, तो क्या हो पता है, उस दिन उसके नज़दीक कोई हंस आया ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ होगा बोला? ऐसा हुआ साधु के विचारों के कारण, क्योंकि आज उसके विचारों की वाइब कुछ और थी और हर रोज कुछ और रहती थी। हर रोज हंस अपने आप को साधु के सानिध्य में, साधु की निकटता में सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि वो फील कर सकते थे कि हम सुरक्षित हैं, हम सहज तरीके से उनके पास से भी गुजरेंगे, तब भी कोई हानि नहीं है, मतलब तब भी परिस्थितियाँ ठीक ही है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन साधु के विचारों की फ्रीक्वेंसी को वो हंस समझ पा रहे थे। तो ये थी आज की स्टोरी। पता है इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आप जो भी सोचते हैं वो दूसरों के साथ साथ, वो आपके साथ साथ दूसरों को बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप लाख कोशिश कर लें कि आपके विचार, आप क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, दूसरों को प्रभावित ना करें, या फिर आपको भी प्रभावित ना करें, लेकिन वो करेंगे, 110% करेंगे। आपका हर एक छोटे से छोटा विचार आपके साथ साथ दूसरों को प्रभावित करता है। आप मन में क्या सोच रहे हैं, आपको लगता है कि ये मैंने तो मन में कहा, या फिर मैं तो मन में सोच रहा हूँ, लेकिन हर एक मूवमेंट उससे प्रभावित होती है। आपका हर एक एक्शन आपके विचारों का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, तो आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, आपके हाथ, आपके बाल, आपका हर एक अंग उसके लिए पॉजिटिव वे में एक्शन करेगा। अगर मन में कुछ अच्छा है किसी के लिए, तो अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इस वजह से अच्छा सोचें प्लीज़, अच्छा सोचें, है ना। कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छा सोचें तो अच्छा होगा। रिवीजन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम पेज नंबर 35 से रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 35 से जहाँ तक हमने पढ़ लिया है वहाँ तक रिवाइज करेंगे। देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया।
तुमको यहाँ से पढ़ना है ना। देखो शनिवार को यानी सैटरडे को मैं कुछ रीड करती हूँ, मतलब आपको रीड करवाती हूँ, लेकिन वो हम संडे को फेस टू फेस मिलकर डिस्कस नहीं करवाते। तो इस वजह से जो भी हम सैटरडे को पढ़ते हैं ना, वो फिर हमको ट्यूसडे को रिवाइज करना होता है। हाँ, ट्यूसडे को रिवाइज करना होता है। तो हम कहाँ तक रिवाइज करेंगे? ये वाला सेगमेंट हमको ट्यूसडे के लिए रखना है, ये वाला सेगमेंट, यानी 46, 47 और 48 वाला सेगमेंट हमको ट्यूसडे के लिए रखना है। हालांकि 48 में एमसीक्यूज है और 49 में, तो 46, 47 और 49 वाला सेगमेंट ट्यूसडे के लिए रखेंगे। ऑन दी चौकबोर्ड पर डिस्कस करने वाला, ऑन दी चौकबोर्ड पर डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट को। अभी हम रिवाइज करेंगे पेज नंबर 45 तक, यानी पेज नंबर 35 से 45 तक हमको रिवाइज करना है, यानी 10 पेज हमको रिवाइज करने हैं। और आज हमने ना लगभग 2 घंटे तक रिवाइज करेंगे। सीधा सा मतलब ये है मेरा कि हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक शब्द को पढ़ करके गुजरेंगे, पूरा पढ़ेंगे, हर एक लाइन पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो कितने सेगमेंट लगेंगे इसमें? देखो मुझे तो लग रहा था 2 आवर लगेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से शुरुआत कर लेंगे, ठीक। तो बस इतने ही पेज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे हिसाब से इसके लिए 3 स्लॉट इनफ होंगे, 1 2 3 4 5 एंड एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो पेज में डिवाइड करें ना, तो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले सेगमेंट में ये वाला स्लॉट और ये दोनों पेज और ये दोनों पेज रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से रीड करते हैं। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, जलवायु शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अतिआर्द्र, उत्पत्ति तैतीस सागर से और गोंडवाना लैंड से, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। और आगे देखेंगे कालक्रम, भूगर्भिक समय सारणी, प्लेस्टोसिन, ट्रीकेम्बियन, प्लेस्टोसिन और क्रिटेशियस। आगे देखेंगे भौतिक विभाग या क्षेत्रफल, पश्चिमी रेतीला मैदान 61.11 और अरावली 9%, पूर्वी मैदान 23%, दक्षिण पूर्वी पठार 6%, राजस्थान भौतिक प्रदेश श्रीगंगानगर पहले जिले देख लेते हैं। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा है, सांचौर है, जालौर है, सिरोही है, देन उदयपुर है, देन डूंगरपुर है, देन बांसवाड़ा, देन प्रतापगढ़, देन सुलुम्बर है, देन राजसमंद, देन चित्तौड़, देन भिलवाड़ा, देन शाहपुरा, देन बूंदी है, देन कोटा है, देन झालावाड़, देन बारा, देन सहमतपुर, देन करौली, देन धौलपुर, देन भरतपुर, देन डेग है, देन अलवर, देन खेलता तिजारत, देन जयपुर ग्रामीण, दुदू है, देन जयपुर है, देन नीमका थाना है, देन झुंझुनू, देन सीकर है, देन टिटवाना कुचामन है, देन चुरू। तो पश्चिमी रेतीला मैदान ये पूरा प्रदेश मरुस्थल का हिस्सा है। फिर अरावली पर्वतमाला, देन पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। देन दक्षिण पूर्वी पठार, ये दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। देन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी बालू का स्तूपों से रहित प्रदेश ये थोड़ा सा। और बालू का, उसके बाद आबू पर्वत, ये आबू पर्वत का इलाका है। देन भोराट का पठार, ये भोराट के पठार का इलाका है। विंध्यन गगार भूमि, ये विंध्यन गगार भूमि का इलाका है, ओके। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के भौतिक विभाग, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, महान भारतीय मरुस्थल जिसको पंचशुष्क मरुस्थल कहते हैं और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल बालू का स्तूप युक्त भी होता है, बालू का स्तूपों से रहित भी होता है। अर्धशुष्क मरुस्थल में घग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौर, चुगुन, लूनी बेसिन आता है। अरावली पर्वत में हम उत्तरी अरावली को, मध्य अरावली को और दक्षिणी अरावली को पढ़ते हैं। दक्षिणी अरावली में मेवाड़ की पहाड़ी और आबू पर्वत खंड, अभी हमने यहाँ नक्शे में भी देखा था। अब हम पूर्वी मैदान को पढ़ेंगे। पूर्वी मैदान में हम बनास वगैरह, बाणगंगा वगैरह, चंबल वगैरह और माही वगैरह इन सबको कवर करने वाले हैं। इन नदियों को कवर करेंगे, यानी इनके बेसिन को पढ़ेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठार में विंध्यन गगार भूमि और दक्कन का पठार। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्वी मैदान में जनसंख्या की कौन सा कथन सत्य है? डी, सारी कथन सत्य। पूर्वी मैदान में जनसंख्या की तुलना में क्षेत्रफल अधिक नहीं है। अरावली पर्वतमाला में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में अधिक अंतराल नहीं है। दक्षिण पूर्वी पठार में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक है और मरुस्थल में जनसंख्या में क्षेत्रफल में अंतराल विद्यमान। आगे देखेंगे मरुस्थल के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो जो सत्य उन पर गौर करेंगे। मरुस्थल में भूमि की उर्वरता शक्ति कम होती है। मरुस्थल में वन्यजीव अभ्यारण्य अधिक नहीं होते और वर्षा का अभाव होता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल जिसको थली थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। अरबी सखरा भाषा का शब्द है ये। अर्थ मरुस्थल, अर्थ मृत भूमि, ऐसा क्षेत्र वनस्पति रहित।
सखरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। मरुस्थल का अर्थ मृत भूमि अर्थात ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित हो, मरुस्थल कहलाता है। और ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो उत्तरी अफ्रीका, फिलीपींस, अरब देश, पाकिस्तान तथा भारत तक विस्तारित है। और ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और उपोष्ण की दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल की विशेषताएं निम्न है, जैसे वर्षा का अभाव है, खाद्यान्नों में कमी, वनस्पति की कमी, वन्यजीव अभयारण्य में कमी है, देन भूमि में जैविक तत्व की कमी है, देन उष्ण कटिबंध है, देन मरुस्थल इसमें तापमान अधिक, शीत कटिबंध मरुस्थल इसमें तापमान में कमी। खार के मरुस्थल को टेती सागर का अवशेष माना जाता है। टेती सागर के प्रमाण है राजस्थान में खारे पानी की झीलें और सादी चट्टानों की प्रधानता जिसके कारण कोयला खनिज तेल मिलते हैं। और कुलधरा गांव में मछली के अवशेष मिले हैं और परंपरागत संसाधनों की कमी है जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल। बाड़मेर के गुढ़ामलानी क्षेत्र में पाए जाने वाले तेल के भंडार और विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार। आगे देखें, सबसे कम गहराई के तेल के भंडार है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की विशेषताएं हैं, देन बालीवाल ब्राह्मण खड़ीम कृषि है, देन अस्थायी झीलें हैं, प्लाया है, रन टाट है, देन रेगिस्तानी मार्च, देन नाचना गांव जैसे है, देन मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल के अंतर्गत वर्षा के परिणामस्वरूप बनने वाली अस्थायी झीलों को रन या टाट कहते हैं। और इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीम कृषि कहते हैं। देन मरुस्थल का मार्च राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है और राज्य में मरुस्थल का ढाल पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ढाल किस तरफ है, तो ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है ना, ढाल ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मरुस्थलीकरण का कारण है, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का मार्च मरुस्थलीकरण कहलाता है जिसके उत्तरदायी कारण है 44% वायु है, 11% जल है, 6% वन है और 1% कारण है इसका मानवीय कारण, जैसे अतिचारण पशुचारण, वनों का कटाव, निर्वनीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन। आगे है, राज्य में 73 में औसत वर्षा के दिन 101 थे, 85 में ये 64 हो गए और वर्तमान में 29 है। इसके परिणाम क्या क्या है, वर्षा में कमी आ रही, तापमान में ज्यादा वृद्धि हो रही है। जब तापमान में कमी या वृद्धि होती है तो अपक्षय की क्रिया होती है। हवाओं के द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाने से मरुस्थल का विस्तार होता है। अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर टूट कर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। भू क्षरण एवं गाद में वृद्धि, ये स्थिति अरावली पर्वतमाला के अंतराल के कारण है और अरावली पर्वतमाला 12 अंतराल है। क्षारीकरण में वृद्धि, यह सांबर झील के आसपास सर्वाधिक है। मरुस्थलीकरण की समस्या के निदान के लिए निम्न उपाय है, जिससे 94 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित कर दिया गया और 95 में मरुस्थलीकरण दिवस मनाना शुरू कर दिया। 17 जून 23 के मरुस्थलीकरण दिवस की थीम क्या थी, उसकी भूमि उसके अधिकार। और 29 मरुस्थलीकरण दिवस है और वृक्षारोपण करना, उद्यानिकी, सामाजिक मानसिक विकास, शेल्टर बेल्ट कार्यक्रम का विकास। थोड़ा सा फटाफट से क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। शुष्क कृषि रिवीजन करेंगे। शुष्क कृषि प्रणाली तकनीकी का विकास, जो आप सोचते हैं वही कहे, रिवीजन है तो रिवीजन ही कहें बार बार। सिंचाई साधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना, जल का प्रयोग, विधोन एवं प्रबंधन संतुलित और चारागाहों पर दबाव कम करे तथा चराई को क्षमता अनुसार निश्चित किया जाना है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, जिसको अपन कहते हैं काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 59 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका जोधपुर है। उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। और आखिरी है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 85 भारत में होती है, राजस्थान में 88, मुख्यालय जोधपुर है। उद्देश्य वनों का संरक्षण है। दिन मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल 10 सेंटीमीटर के पश्चिम में है, अर्धशुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में है। देन 40 to 50 सेंटीमीटर रेखा से पश्चिम में मरुस्थल पड़ता है। आगे देखेंगे, शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग 25 सेंटीमीटर संवत्सर रेखा को स्पर्श करता है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। और अर्धशुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर संवत्सर रेखा को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही है। शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, बिल्कुल सही है। और थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25, बिल्कुल सही है। तो सब कुछ यहाँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में बताया गया। मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को स्पर्श करता है, सही है। शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से 2 भाग है, एक तो बालू का स्तूप युक्त वाला है और एक बालू का स्तूप रहित वाला है। लगभग 60% तो युक्त है और 40% रहित है। कुल क्षेत्रफल इसका अगर देखें तो 1212 ऐसे करके ध्यान रखेंगे। और इसका देखेंगे अपन 8 समथिंग है ना। कुल मरुस्थल का प्रतिशत है 0 to 20% प्रभावित इलाका और 20 to 40% प्रभावित इलाका, 40 to 60% प्रभावित इलाका, 60 to 80% प्रभावित इलाका, 80 to 100% प्रभावित इलाका। कितना है तो ये हम 4 और 8, 14 और 18 और 11 इस तरीके से ध्यान रखते हैं ऐसे।
ऐसे ऐसे और फिर यहाँ एक्सेप्टेड हो जाता है। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो जाता है तो मार्च जुलाई में सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं और रेत के टीलों को जिसमें उन्हें धैर्यन कहते हैं उसमें बायतू बालोतरा भालेरी चूरू सूरतगढ़ गंगानगर करनी माता बीकानेर सोहनगढ़ जैसे में लूनकन बीकानेर इत्यादि स्थानों पर बालू का स्तूप मिलते हैं। राज्य में बीकानेर बाढ़ में जिसमें कि सीमा के 60 से अधिक बालू का स्तूप विस्तार है, इसलिए इन जिलों को महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। बाड़मेर जिसमें बीकानेर को ये विश्व में एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निर्मित हुआ है। इसमें निम्न प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। शुष्क मरुस्थल के दो भाग हैं, एक तो युक्त है और एक मुक्त है। तो बालू का स्तूप युक्त जो इलाका है उसमें अनुदैर्य अनुप्रस्थ बरखान पैराबोलिक और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप दिखाई देते हैं। विस्तार जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर ग्रामीण बीकानेर श्रीगंगानगर चूरू है हनुमानगढ़ है और इसका विस्तार शेखावती है, यहाँ विस्तार गिवन नहीं है, यहाँ भी विस्तार गिवन नहीं है। आगे देखेंगे ऐसे बालू का स्तूप जो पवनों के समानांतर हो, ये पवनों के समानांतर पवनों की दिशा के समकोण पर हो और हेयरपिन जैसी आकृति होगी है ना, और इनकी आकृति अर्धचंद्राकारी होगी। आकृति देख रहे थे ना। अनुदैर्य बालू का स्तूप और पवनानुवर्ती सी देशांतरी और अलग स्तूप रेखी बालू का स्तूप हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप बालू का स्तूप अनुदैर्य कहलाते हैं। सहारा मॉनसून का बालू का स्तूप को ईर्घ कहते हैं। में सहारा मॉनसून में बालू का स्तूप को ईर्घ कहते हैं। इन बालू का स्तूपों का विस्तार जिस समय जोधपुर ग्रामीण फलोदी बाड़मेर और चूरू में है और ऊंचाई 10 to 60 मीटर है और यह 3 प्रकार के सी पवनमुखी रेखी और वनस्पति युक्त रेखी बालू का स्तूपों का निर्माण लुनी और जवाई नदी की घाटियों में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि थर्ड वाला कहाँ बनता है ना। और अनुप्रस्थ आड़े बालू को स्तूप हवा के समकोण बनाते हैं और इनका निर्माण हवा का लगातार एक दिशा में चलने से होता है। विस्तार पूगल बीकानेर सूरतगढ़ गंगानगर में और रावतसर हनुमानगढ़ में चूरू झुंझुनू में। बरछान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार रेत के टीले सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है। बरखान सर्वाधिक विस्तार शेखावटी में ऊंचाई 10 to 20 मीटर, चौड़ाई भी लगभग 100 to 20 मीटर। विस्तार भालेरी चूरू सीकर झुंझुनू लूनकन बीकानेर ओसिया जोधपुर ग्रामीण सूरतगढ़ गंगानगर कनिमता बीकानेर तो उनकी दिशा में बरखान का ढाल उन्नत होता है जबकि विपरीत दिशा में ढाल अधिक होता है जो उन्नत कहलाता है। बरखान की मध्य में ऊंचाई अधिक होती है। तो ये था फर्स्ट सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में।